केम छो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे कुछ लेसन्स सीख रहे होंगे। तो भाई आज बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसको महात्मा गांधी का ऑपोजिट कहा जाता है। अगर वो नरम दल के थे तो ये गरम दल के। तो अपनी चड्डी में से हाथ निकालो और चाय रेडी कर लो। चलिए शुरू करते हैं। Art is an explosion. الله أكبر وادي الأقرب وادي الأقرب أحمد وادي الأقرب. नंबर 1, फैमिली हिस्ट्री एंड अर्ली लाइफ। नेताजी बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती दत्त बोस था। इनके पिताजी कटक के कोर्ट में लॉयर थे। नेताजी ने अपनी स्कूलिंग प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में की थी जो आज स्टीवर्ट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये कुल मिला के 13 भाई बहन थे। ब्रह्मपुर के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और रामाकृष्ण की टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था और उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसके बाद वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए थे सिविल सर्विसेज के लिए। 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास कर लिया था, लेकिन इंडिया में चल रहे फ्रीडम स्ट्रगल की गंभीरता को देखते हुए वो अप्रैल 1921 को वापस इंडिया आ गए थे अपना कंट्रीब्यूशन देने। नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिया आकर उन्होंने गांधी जी द्वारा शुरू किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। मूवमेंट के दौरान उन्होंने चित्तरंजन दास जी के साथ काम किया, जिनको बोस जी ने बाद में अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। इसके बाद वो बंगाल कांग्रेस वॉलंटियर्स नामक ग्रुप के लीडर बने और स्वराज नाम का एक अखबार शुरू किया, जिसमें वो लोगों को भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान देने की बात किया करते थे। 1927 को नेताजी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए और उन्होंने नेहरू के साथ भारत की आज़ादी पर और ज़ोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया। 1938 में वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते ही एक कमेटी बिठाते हैं और उसमें इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली गांधी जी को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि चरखा चलाने में और पहले से लगी हुई इंडस्ट्रीज़ ही काफ़ी है इंडिया की ग्रोथ के लिए। 1939 में बोस जी को कांग्रेस मेंबर्स का सपोर्ट मिला जब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा जीत लिया। लेकिन इसके बाद भी जब उनको गांधी जी का सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने थक हार के कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और मार्च 1939 को राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को तोड़ के एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि असल में एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, बट कांग्रेस उनको एक लेफ्ट विंग पार्टी कहा करती थी। इस नई पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि कांग्रेस के उन मेंबर्स और उनके सपोर्टर्स को इकट्ठा करके एकजुट किया जाए जो बिना किसी शर्तों के इंडिया के कंप्लीट इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करे और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे भी काम करे। नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने साउथ ईस्ट एशिया के लगभग सारी कंट्रीज़ से ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, तब उन कंट्रीज़ में जो इंडियन डिसेंडेंट के लोग थे जो या तो वहाँ रहते थे या प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उन्होंने मिलकर इंडिया को ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद करवाने के लिए एक आर्मी बनाई थी, जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया था। जनरल मोहन सिंह
जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर रह चुके थे। उन्होंने इस आर्मी को यूनाइट करने में काफ़ी योगदान दिया था। नेताजी 1941 में इंडिया से फरार होकर जर्मनी चले गए थे हिटलर से मिलने और इंडियन सोल्जर्स को हिटलर की जेल से छुड़ा के ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़वाने के लिए। उसके बाद वो उनको लेके 1943 में सिंगापुर आ जाते हैं बाकी सोल्जर्स से मिलने के लिए। कहा जाता है कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में रह के सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। नेताजी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी गए थे और उसको इंडिया की टेरिटरी बनाया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आखिर में आज़ाद हिंद फौज हार गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 1945 को ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और जर्मनी और इटली हार गए थे। जापान भी धीरे धीरे हार रहा था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और उनके पास एटम बम आ गया। अगर अमेरिका चाहता तो बिना एटम बम यूज़ किए भी वॉर जीत ही जाता, लेकिन उसको रशिया को दिखाना था कि बॉस मैं हूँ। इसीलिए उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा और सिर्फ 4 दिनों में लगभग 3 लाख लोग मारे गए। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। भले ही एटम बॉम्ब ने दुनिया के सबसे बड़े वॉर को ख़त्म किया, लेकिन इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की लगभग हर पावरफुल कंट्रीज़ में होड़ सी लग गई और आज के टाइम पे ऑफिशियली 9 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर फ्यूजन वेपन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग इंडिया। नंबर 5, कंक्लूजन। तो यार आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक टॉप लेवल के लीडर थे, जैसे कि गांधी जी थे और सरदार पटेल जी थे। बस फ़र्क ये था कि वो गरम दल के थे और उनकी बस किस्मत ख़राब थी। अगर जर्मनी रशिया को धोखा नहीं देता और अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि जापान, जर्मनी और इटली वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाते। पर चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। बस दिक्कत इस बात की है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए सारा का सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले जाती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा वो लोग उनकी कुर्बानियों को और उनके योगदान को याद रखेंगे। तो भाई मैं चलता हूँ जूते सिलवाने। आप लोग अपना ध्यान रखना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।